हाँ तो बच्चों, आपके कॉम सर आज जो है आपके लिए भान ठॉप फैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए हैं। और आप जो है भान ठॉप फैक्टर से रिलेटेड ये आईआईटी एडवांस में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि एडवांस का कैसा क्वेश्चन होता है। एडवांस के क्वेश्चन की विशेषता जो होती है वो मैं बता देता हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो होता ही नहीं है एडवांस में। एडवांस में सिर्फ उसकी विशेषता क्या होती है कि एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टरों का कॉन्सेप्ट उलझाया हुआ रहता है। बस 2-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट उलझा हुआ रहता है और उसी को सुलझाना आपका काम रहता है। यानी कोई बच्चा एक चैप्टर पर मास्टरी करके एडवांस का क्वेश्चन नहीं बना सकता है। यही इसका मेन थीम है। एडवांस का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको लगभग मतलब कि बहुत सारे चैप्टर केमिस्ट्री के पता होना चाहिए, नहीं तो इसको उससे कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इसी को आप डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन किसी खास चैप्टर, किसी खास टॉपिक, किसी खास फार्मूला से रिलेटेड है तो इजी क्वेश्चन कहा जाता है, क्योंकि वो खास चीज़ अगर आप जानते हैं तो आप बना ही लोगे। लेकिन जब कोई क्वेश्चन 2 चैप्टर 3 चैप्टर से कनेक्टेड हो जाता है तो उसको तीनों चैप्टर के फार्मूला कॉन्सेप्ट को जानना होगा। अगर आप नहीं जानोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही कॉन्सेप्ट है बाबू। तो यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट लिया गया है। जो बच्चे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें समझ में आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट लिया गया है। कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स है ये। तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री विच बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कम्प्लीटली आयन में टूट जाना, कम्प्लीटली आयनों में टूट जाना, यही मतलब होता है। कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स का मतलब है कोबाल्ट का तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट का कौन ऑक्सीडेशन स्टेट? 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोराइड है, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इसके बारे में पूछा गया, इसी के बारे में पूछा गया लास्ट में। देखिए क्या पूछा जा रहा है। द नंबर ऑफ क्लोराइड्स, द नंबर ऑफ क्लोराइड, यही क्लोराइड, द नंबर ऑफ क्लोराइड्स, यही पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। ठीक है, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड का अमोनिया का कॉम्प्लेक्स आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पता होना चाहिए कि कैसा होता है इसका फार्मूला। जनरली आपको थोड़ा हम हिंट कर देते हैं कि आप अगर पढ़े होते तो आपको पता होता है कि कोबाल्ट 3 का कॉम्प्लेक्स NH3 होल 6 Cl3 एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक दूसरा CONH3 होल 5 Cl2 एक ऐसा होता है, एक CONH3 होल 4 Cl2 Cl एक ऐसा होता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में है इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। बाबू, भाई, बच्चे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं।
और इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने क्लोरीन हैं यही पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। तो यहाँ अगर ये केस है तो क्लोरीन 0 है, अगर ये केस है तो क्लोरीन 1 है, अगर ये केस है तो क्लोरीन 2 है। यही तो पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ क्लोराइड्स। तो अब आपको समझना है कि केस अब ये सॉल्यूशन चैप्टर लगा के आपसे ये पूछा गया है कि आखिर नंबर कितना है, ये वाला है 0 वाला है कि 1 वाला है कि 2 वाला है। ठीक है, जबकि ये आयोनाइज होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, कंप्लीटली आयोनाइज होता है, पूर्ण रूपेण टूट जाता है। तो आइए अब सॉल्यूशन चैप्टर का अप्लीकेशन करके हम लोग भान टॉप फैक्टर के माध्यम से देखें कि क्या स्थिति इसकी रही होगी। और टूटता है, आप जान लीजिए यहाँ से, ये एक आयन है अलग और ये एक अलग अपना 2 आयन होगा। टूटेगा जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर अकेले हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा का पूरा अकेले हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। बाहर जो है वो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो आप अब देखिए, इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए दिस इज इतना, तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कितना हो गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू -0.0558 डिग्री सी। ठीक है, ये डेल्टा टी एफ हो गया। मोलालिटी हो गई आपकी कितनी, 0.01। चलिए, अब भान के एफ का वैल्यू भी आपके पास है, के एफ हो गया 1.86। अब आप आई निकाल लीजिए। तो डेल्टा टी एफ का पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 30 में सॉल्यूशन के डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला बताया गया था, आई के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक, तो यहाँ से आप आई निकाल लीजिए। तो आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई के एफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ का वैल्यू 0.0558 बाई के एफ 1.86 इंटू 0.01, 100 से तो ये हो जाएगा 5.58 डिवाइडेड बाई 1.86, 54, ये आ गया 3, ये 3 आ गया, आई का वैल्यू 3 आ गया। और यहाँ देखिएगा ये क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पूर्ण रूपेण टूट जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है। तो जब पूरा टूट जाएगा तो इसका मतलब कि आई का वैल्यू वही 3 आयन होगा। तो नंबर ऑफ टोटल आयन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टोटल आयन्स इज इक्वल टू 3। कुल आयन 3 हो जाएंगे, आई हो गया, जो आई का वैल्यू होगा वो कुल आयनों का वैल्यू होगा। अब इसमें से किसको तोड़ोगे तो कुल आयन 3 होंगे, यही सोचना है आपको। तो देखो ये बाहर कितना है, ये 2 है और ये 1। ये तो बोले थे अभी कि पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर 1 आयन होगा, 1 स्पेसीज होगी, 1 पार्टिकल होगी, और बाहर वाला जितना पार्टिकल है उतना होगा, यानी ये 2 और ये 1, ये 3 होगा। इसी को तोड़ोगे तो 3 आपका मैच करेगा। तो इसके अंदर आपको देख लीजिए कितना है, इसका मतलब फाइनली ये हो गया CONH3 होल 5 Cl2। इसे आप कंप्लीट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूर्ण रूपेण टूटेगा, पूर्ण रूपेण टूटेगा तो ऐसे होगा CONH3 होल 5 Cl, इस पे हो गया +2
2Cl माइनस। देखिए तो ये इसके पार्टिकल का नंबर Cl माइनस कितना पार्टिकल, 2 पार्टिकल, और ये पूरा 1 पार्टिकल, कितना पार्टिकल हुआ, 3 आयन हुए, 1 आयन ये, 2 आयन ये, तो ये दोनों मिला के कितने आयन हो गए, 3 आयन, यानी 3 पार्टिकल हो गई, ठीक है ना। तो यही आपका वो जो कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स होगा जो आपका सही है। तो ये बताइए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने क्लोराइड आयन है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने क्लोराइड आयन है, नंबर ऑफ क्लोराइड इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्लोराइड्स का नंबर, तो नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर will be equal to कितना, 1, 1 आ गया, यही आंसर सही हो जाएगा, 1 वाला आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बना एडवांस का। तो एडवांस का क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसा ही मिक्सअप क्वेश्चन टाइप का रहता है। 2015 में आया था। एक और प्रॉब्लम देख लीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये भी भांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और ये जो है इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट वाले फार्मूला से बनेगा। सबसे पहले तो इसमें कहा ये गया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, ठीक है। कितना ग्राम इसमें नमक डाल दें, ये नमक का फार्मूला है, NaCl नमक का फार्मूला है, सॉल्ट का फार्मूला है। और आप जानते हो NaCl जो सॉल्ट है, NaCl ये ब्रेक करता है 2 पार्टिकल में, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो 2 पार्टिकल में। तो I तो पता चल गया कि I यहीं से क्लियर हो गया कि I का वैल्यू कितना हो गया, 2। 1 पार्टिकल 2 में टूट जाए तो I का वैल्यू 2, 3 में टूट जाए तो 3। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए I का वैल्यू तो निकल गया। इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स 1 डिग्री सी। लगभग 1 डिग्री सी से इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए, यानी 100 पे पानी बॉयल करता है तो कितना नमक डाल दें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सी हो जाए। पानी तो आप जानते हो, आपको तो पहले से पता है, वाटर कितने पे बॉयल करता है बाबू, 100 डिग्री सी पे बॉयल करता है। कहता है कि उसमें कितना नमक डाल दें, कितना सॉल्ट डाल दें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री बढ़ जाए, यानी कि अब 101 डिग्री हो जाए। यानी डेल्टा टीवी कितना हो गया भैया, डेल्टा टीवी 1 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। तो और हो गया, अब W1 पूछा जा रहा है कि कितना ग्राम डाल दें। M1 आपको सॉल्ट का NaCl का मोलेकुलर वेट 58.5, ये तो आपको पता ही है। और W2 भी आपको पता है, W2 कितना है, 500 ग्राम, यानी कि आपको वाटर का मास। तो अब तो निकल जाना चाहिए आपसे, हमको उम्मीद है। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू I Kb इंटू मोलालिटी, ये 1, ये 2, ये Kb 1 पॉइंट कितना, सॉरी 0.52 दिया हुआ है, Kb नीचे दिया हुआ है 0.52 इंटू W1 बाई M1, W2 इंटू 1000, ठीक।
तो अब W1 कितना हो जाएगा, W1 इजकल टू 1 इंटू मोलिकुलर वेट 58.5 इंटू W2 500 डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा, 2 इंटू 0.52 इंटू 1000, ये ऊपर तो ये नीचे, W1 तो हो गया 1000, ये 2 जीरो इससे कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, और 58.5 ये लगभग 1 हो जाएगा, 1 के नियर अबाउट, 5 से मल्टीप्लाई, ये 2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा, तो लगभग 28.12, नियरेस्ट आंसर 28.12, तो ये हो गया 28.12 ग्राम, तो ये आपका आंसर आ गया 28.12 ग्राम। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बन गया, 28.12 ग्राम आ गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 2019 एम्स में ये क्वेश्चन आया था, इसी तरह से आपको बनाना था। तो ये देखें, ये जो है आई का वैल्यू मेन होता है, आई का वैल्यू इसमें निकाल लिए तो हमारा काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये 2019 जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलेकुल्स ऑफ बेंजोइक एसिड यानी C6H5COOH जिसका मोलेकुलर वेट कितना है 122 डाइमर बनता है। डाइमराइज मतलब C6H12H5COOH, ये दो मॉलिक्यूल डाइमराइज करके क्या हो जाता है, C6H5COOH का होल 2 हो जाता है। तो अगर मान लीजिए इनिशियल ये 1 है और ये 0, तो 1 में से अल्फ़ा अगर निकला तो ये हो जाएगा α/2। ये बता चुके हैं लेक्चर नंबर 30 में। जितना मॉलिक्यूल डाइमराइज होगा तो 2 से डिवाइड, ट्राइमराइज होगा तो 3 से डिवाइड, टेट्रामेराइज होगा तो 4 से डिवाइड। तो जो मॉलिकुलरिटी होगी उससे डिवाइड, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू भी दिया है। एसिड टू फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन इज 80% हुआ है, 80% ये डाइमराइजेशन हुआ है, इसका डाइमर बना है। तो 80% मतलब ये अल्फ़ा का वैल्यू कितना दे दिया, 0.8 दे दिया। कितना दे दिया, 0.8 दे दिया, ठीक है। तो इससे आप आई निकाल सकते हैं। आप फार्मूला पढ़े थे आई, हाँ फार्मूला पढ़े थे, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टोटल नंबर्स 1 माइनस अल्फ़ा प्लस α/2 डिवाइडेड बाई 1। बाद में पार्टिकल का नंबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस α/2/1, ठीक। तो ये बाद में पार्टिकल का नंबर 1 माइनस α/2/1, तो α/2 आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है जी, अल्फ़ा का वैल्यू 80% है, तो 80% तो कितना 0.8/2 इट विल बी 0.6। आई का वैल्यू आपका आ गया, कितना आ गया, 0.6 आ गया। आई निकाल लिए इस फार्मूला का। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, मेन यही था आई निकालना। आई निकल गया, 80% डिसोसिएट। और एक तरीके से आप निकाल सकते हैं, देखिए ये तो आ गया 0.6। एक और तरीका आपको बता देते हैं, मेन यही है। इसको शुरू में मान लीजिए कितना 100 में से 80 घटा दीजिए, 100 में से कितना घटा दीजिए 80, और ये 80 का आधा बनेगा तो 80 बाई कितना बना दीजिए 2, ये कितना हो जाएगा 40।
और इसका बचा हुआ कितना हो जाएगा, 80 घट गया तो ये 20, तो ये कितना हो गया 40, और ये बचा हुआ 20, तो 40 + 20 कितना हुआ 60। तो नंबर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाद में पार्टिकल का नंबर कितना 20 + 40 60, अब बाई टोटल पार्टिकल इनिशियली कितना 100, तो 60/100 कितना आ जाएगा 0.6 ही आ जाएगा। तो मतलब 0.6 आ गया, किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम के हिसाब से, इस तरह से कि 100 में से 80 गया, जैसे कि यहाँ 80 लिखा है, परसेंटेज दिया भी है, इफ़ दी परसेंटेज एसोसिएशन, इफ़ दी परसेंटेज एसोसिएशन, तो परसेंटेज का मतलब 100 में कितना एसोसिएशन हुआ 80% कह रहा है एसोसिएशन के लिए। तो 100 में 80 अगर एसोसिएट कर गया तो डाइमराइज है तो 80/2 ही बनेगा ना, 40 ही ना बनेगा। 80 हुआ तो 80 को डाइमराइज करने का मौका मिला तो आधा बना 40। अब इसका बचा हुआ 100 में से 80 निकल गया तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 20, तो 20 + 40 60 हो गया, 60/100 0.6 आ गया। चलिए अब आपको निकालना क्या है कि W ग्राम ऑफ एसिड डिजॉल्व, W ग्राम ऑफ एसिड डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी W2 30 ग्राम हो गया, ठीक। सोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 2 केल्विन, ठीक है। तो W निकालना है, W निकालना है तो आप डेल्टा TF देखिएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF मोलालिटी के W1/m1 इंटू W2 इंटू 1000, बस अब हो गया। अब डेल्टा TF का वैल्यू 2, I का वैल्यू 6, KF का वैल्यू 5 इंटू W1 निकालना है, M1 122, W2 30 और ये 1000 दिया हुआ है सब, ठीक है। 122 मोलेकुलर वेट, 30 बेंजीन का वेट, 5 KF का वैल्यू, I का वैल्यू कितना है 0.6 है, I का वैल्यू कितना है 0.6, तो I का वैल्यू 0.6 और ये सब का वैल्यू पुट हो गया। अब W1 जब आप निकालोगे तो आपका ये कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 2.44, ठीक है, ग्राम, जो किसके नियर है C के। तो इस तरह ये आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डाइमराइजेशन हो, एसोसिएशन का केस है। अब हम लोग पिछला केस डिसोसिएशन का देखे थे, अभी क्या देखे एसोसिएशन का केस, यानी वो टूटने का केस देखे थे। तो ये क्या चीज़ का केस देखे, जुटने का केस देखे, सटने का केस देखे। और बांट ऑफ फैक्टर पे प्रॉब्लम की भरामार रहती है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। हर एग्ज़ाम्स में, आइदर मेडिकल के एग्ज़ाम्स और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स, हर एग्ज़ाम में बांट ऑफ फैक्टर पर क्वेश्चन रहता है। और आपको हम यही इंडिकेट करना चाहते हैं, आपको हम कोई कंपटीशन का क्वेश्चन बता के नहीं बताना चाहता, मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर जगह क्वेश्चन आता है। टॉपिक का इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं, टॉपिक का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस द एग्जाम, and whenever you are going to face the exam, then you have to solve the problems. And how you can solve? So you have to focus on the important topics, important chapters, and when you are focused on that very topics, you can be able to solve the problems in the exams and you will be succeeded. You will be succeeded in the exam. तो ये इस चीज़ के चलते हम लोग इन सारे प्रॉब्लमों को देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, बांट ऑफ फैक्टर से ही रिलेटेड है और ये एसोसिएशन का ना होकर डिसोसिएशन का केस है। 2014 एडवांस में पूछा था, मेन में नहीं, एडवांस में, ठीक है, IIT। तो
ये क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि mx2 डिसोशिएट्स एज, उस तरह से टूटता है mx2, तो mx2 को ये डिसोशिएट करते हैं m+2 + 2x माइनस। अब यहाँ 1 है कोफिशिएंट, यहाँ 2 है, यानी x + y का वैल्यू कितना हो गया, 1 + 2 इट विल बी 3। x + y का वैल्यू 3 हो गया आपका। और आप फार्मूला पढ़े थे लेक्चर नंबर 30 में, यानी कि सॉल्यूशन का पिछला लेक्चर में आप फार्मूला पढ़े हैं अल्फ़ा = I-1/x + y-1, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो आप पुट कर दीजिए अल्फ़ा = I-1 रहने दीजिए, x + y तो पुट कीजिए अभी फ़िलहाल 3 - 1, तो अल्फ़ा = क्या, I-1/2, तो 2 अल्फ़ा = I-1, और अल्फ़ा का वैल्यू भी पुट कर दीजिए। अल्फ़ा कितना दिया है भैया, देखिए, विथ ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा ऑफ 0.5 दिया है, अल्फ़ा का वैल्यू 0.5 दिया है, तो आई निकल जाएगा, I = 2 अल्फ़ा + 1, 2 × 0.5 + 1, इट विल बी I = 2। आ गया I का वैल्यू। अब पूछा क्या गया है, इस पर फोकस कीजिए, क्या पूछा गया है, तो दी, यहीं से पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, दी रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व्ड मतलब एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन टू दी, किससे, वैल्यू ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन, मतलब नॉर्मल, ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल का रेशियो पूछ रहा है। तो आप तो फार्मूला पढ़े हैं, आपको तो पता है, ΔTF ऑब्जर्व्ड बाई ΔTF नॉर्मल, जब ये नॉर्मल रहेगा यानी डिसोसिएशन जब नहीं होगा, नॉर्मल बराबर क्या होता है, I। इस रेशियो को पूछा, ध्यान दीजिए, यही पूछा गया है, और इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, I कहते हैं, और I का वैल्यू तो निकला हुआ है, तो ΔTF ऑब्जर्व्ड बाई ΔTF नॉर्मल, तो इस ऑब्जर्व्ड बाई इसका I कहते हैं, और I का वैल्यू 2 है, यानी रेशियो आपका कितना आ गया, रेशियो कितनी आ गई, 2 आ गई, तो इसका रेशियो जो है आपका 2 आ गया, तो हम लोगों का ये सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह से हम लोग रेशियो निकाल लिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत, देखिए, आपकी पढ़ी हुई टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहीं आसमान से टपकता नहीं। आपको लगभग सारे टीचर सभी टॉपिक्स बताते हैं, हम भी आपको ये बता दिए, और इससे आपका क्वेश्चन जो है आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है, बस ज़रूरत है आपको फोकस करने का, ध्यान देने का, ठीक है, और उस चीज़ पर कंसंट्रेट करने का और प्रैक्टिस करने का। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते हो तो आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे सॉल्यूशन के अगले लेक्चरों में, ठीक है। सी यू। तब तक आप स्वस्थ रहें, स्मार्ट रहें, खुश रहें और दूसरे को खुश करते रहें। ओके, बाय, सी यू अगेन।